अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को। जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने देखा था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है और रिस्ट्रिक्शन साइट्स क्या हैं और रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स क्या हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। द फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैन बी सेपरेटेड बाय साइज यूजिंग द फैक्ट दैट डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज एंड मूव्स इन रिस्पांस टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब पहले हमने जो से हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके हमने फ्रेगमेंट्स बना लिए डीएनए के। अब उन फ्रेगमेंट्स को हमने सेपरेट कैसे करना है, तो उसके लिए जो सा हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो सा है साइज के बेस पे सेपरेशन करता है, डीएनए की साइज की बेस पे सेपरेशन करेगा। और इसको में क्या होता है कि हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जिससे जो सा है डीएनए हमारा सेपरेट हो जाता है। और हमें याद रखना है कि हमारा जो डीएनए है इसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। If the terminal of electric power source are connected to the opposite end of the horizontal tube containing DNA solution, then DNA molecule will move toward the positive end of the tube at the rate that depends on the electric field strength and the shape and size of the molecule. ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक सोर्स दिया और हमारा जो डीएनए जिसके अंदर भी था हॉरिजॉन्टल ट्यूब में, तो ठीक है, उसको हमने इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ कनेक्ट किया। अब हमारा जो सा डीएनए है वो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, हमने कहा कि हमारा डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव एंड की तरफ जाएगा। पॉजिटिव एंड की तरफ जब मूव करेगा, फिर इसमें है कि अब ये जो उनसी डीएनए की मूवमेंट है, ठीक है, डीएनए की मूवमेंट किस चीज़ पर डिपेंड करती है? शेप और साइज का तो हमें पहले ही पता है कि जो सा डीएनए मॉलिक्यूल है इसका शेप और साइज मैटर करता है। थर्ड जो चीज़ है इसकी मूवमेंट, वो फील्ड स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, ये चीज़ भी जो सा है डीएनए की मूवमेंट को इफेक्ट करती है। ये 3 फैक्टर याद रखने हैं आपने। फिर है द मूवमेंट ऑफ द चार्ज मॉलिक्यूल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमारा जो सा है टॉपिक ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ द चार्ज मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इसमें हमारा जो सा है डीएनए मूव कर रहा होता है। The type of the electrophoresis most commonly used in genetics is gel electrophoresis. An experimental arrangement of the for the gel electrophoresis DNA is shown in figure. अब ये जो फिगर है इसके अंदर दिखाया गया है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का कैसे होता है। तो हमारे पास जो सा है ये ट्रे होती है, इसके अंदर हमने बफर सोल्यूशन डाला होता है। ये हमारे पास जो से हैं इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं और यहाँ पे जो सा है हम जेल की ट्रे को रखते हैं। ठीक है, ट्रे के अंदर हम सेपरेटली जेल बनाते हैं और जेल के अंदर जो सा है हम स्लॉट्स मतलब कॉम्स रख के हम स्लॉट्स बनाते हैं सैंपल लोड करने के लिए। और फिर जब हम इसको रन करते हैं, जब मतलब कि यहाँ पे हम कोई इलेक्ट्रिक सोर्स देते हैं से पावर सप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बैंड्स आ जाते हैं। ठीक है, ये सिंपल साइज का है। A thin slab of gel, usually agarose or acrylamide, is prepared containing small slots into which sample is placed. ठीक है, जो हमारी जेल है वो थिन स्लैब की तरह होती है और ये जो सी जेल है ये एगरोज की बनी होती है या फिर एक्राइलामाइड की बनी होती है। और इसके अंदर अंदर जो से हम स्मॉल स्लोट्स मतलब के वेल्स बनाते हैं। और ये कैसे बनाते हैं, मैंने बताया कि हमने कोम प्लेस किए होते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड एंड द नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल पेनिट्रेट एंड मूव थ्रू द जेल टुवर्ड द एनोड। एनोड हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हमारा जो सा डीएनए है जेल में से एनोड की तरफ मूव करेगा। और याद रखना है कि ये देखें, ये नेगेटिव एंड है ना, कैथोड की तरफ हमने डीएनए जहाँ पे अपलोड किया होगा सैंपल, वो वाली साइड जो से हमने कैथोड की तरफ रखनी है। इस तरफ हम रख देंगे तो हमारा कोई भी डीएनए की मूवमेंट नहीं होगी। हमने इसको इस तरफ रखना है, नेगेटिव वाली साइड पे। फिर है a gel is complex molecular network that contains narrow just passage so smaller molecules pass through more easily. ठीक है, जेल जो सा है हमारा स्पॉन्जी टाइप होता है जिसके अंदर होल्स होते हैं। जेल इस तरह की होती है। ठीक है, इसमें से डीएनए जो सा है वो मूव कर सकता है। द रेट ऑफ मूवमेंट इंक्रीज एज द साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट डिक्रीज। ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट अगर छोटा होगा तो हमारा जो मतलब मूवमेंट है या फिर डीएनए की जो मूवमेंट है वो ज़्यादा होगी। साइज बड़ा होगा तो उसको जेल में से पास होने में हर्डल फेस करनी पड़ेगी, तो मूवमेंट जो सी है कम हो जाएगी जैसे जैसे डीएनए का साइज बड़ा होता जाएगा। ठीक है, इसके बाद है ईच डिस्क्रीट रीजन कंटेनिंग द डीएनए इज कॉल्ड बैंड। ठीक है, हमने जेल को मूव करवाया और यहाँ पे जो डिस्क्रीट उसका पार्ट आएगा ये इसको हम बैंड बोलेंगे। मतलब कि वो रीजन जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होगा वो उस रीजन को हम बैंड बोलते हैं। दिस बैंड कैन बी विजुअलाइज्ड अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट आफ्टर सोकिंग जेल इन द डाई एथेरियम ब्रोमाइड द मॉलिक्यूल ऑफ विच
इंटरकलेट बिटवीन द स्टैक बेसिस इन डुप्लेक्स एंड फ्लोरेसेंट। मतलब ये कि हम इसको विजुलाइज कैसे करते हैं, ये बैंड जो से हमें वैसे नजर नहीं आते, हम इसको विजुलाइज करने से के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले डाई होता है एथेरियम ब्रोमाइड, उसके अंदर जेल को सोक करते हैं, उसके अंदर मतलब उससे डिप करते हैं उसके अंदर, उसके बाद जो सा है हम इसको यूवी लाइट के अंदर देखते हैं। एथेरियम ब्रोमाइड जो सा है ये फ्लोरेसेंट है, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल की जो सी बेसिस है उनके साथ जाके अटैच हो जाता है, ये सिर्फ डीएनए के साथ अटैच होता है, जेल के साथ अटैच नहीं होता। इस वजह से जब फिर हम इसको यूवी लाइट के नीचे व्यू करते हैं तो हमें वो पार्ट शाइनी नजर आता है। ये पिक्चर में भी दिखाया गया है कि बैंड किस तरह के अपेयर होते हैं। और ये जो सा है स्टार्ट है, यहाँ पे जो सा अगर बैंड आ रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे जो डीएनए था वो लार्ज फ्रेगमेंट वाला था जिस तरह, और यहाँ पे जो सबसे लास्ट में बैंड आएगा वो सबसे शॉर्टर मतलब कि स्मॉलर साइज का डीएनए होगा। इसके बाद है कि टू प्रोड्यूस अ विजिबल बैंड मिनिमम ऑफ अबाउट 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -9 ग्राम ऑफ द डीएनए इज रिक्वायर्ड। ये वैल्यू याद रखनी है कि कम से कम कितना डीएनए होगा हमारे पास कि हमें डीएनए का बैंड नजर आएगा जेल में। ठीक है, इससे अगर कम अमाउंट है डीएनए की, चाहे आपका डीएनए एक्सट्रैक्ट भी हुआ हुआ डीएनए फ्रेगमेंट मौजूद है, अगर इससे कम है तो वो जेल में अपेयर नहीं होगा। विच फ्रेगमेंट ऑफ द साइज 3 के बी वर्क्स आउट ऑफ 10⁻⁹ मॉलिक्यूल। ठीक है, और इसका मतलब इसमें अगर इतना उसका वेट होना चाहिए और फ्रेगमेंट जो है वो 3 kb या फिर 3 किलो बेस पेयर्स का होना चाहिए। The point is that very large number of the copies of any particular DNA fragment must be present in order to yield the visible band in gel electrophoresis। यही बात है कि बहुत सारी कॉपीज होनी चाहिए डीएनए की ताकि हम उसको व्यू कर सकें। A linear double stranded DNA fragment has an electrophoric mobility that decrease in proportion with the logarithm of its length in base pair। वही बात है कि जो सी मोबिलिटी है या मूवमेंट है वो डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन लेंथ, विद इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है, या बेस पेयर की तादाद बढ़ने से मूवमेंट कम हो जाएगी। अब बेस पेयर की नंबर बढ़ेंगी या लेंथ बढ़ेगी तो इसका क्या मतलब है कि डीएनए का साइज बड़ा हो रहा है, और जब डीएनए का साइज बड़ा होता है तो इसका मतलब है उसकी मूवमेंट कम हो जाती है। हमने यही कहा ना कि जो बड़े साइज का डीएनए है वो स्लो मूव करता है, मतलब कि वो कम मूव करता है एज कम्पेयर टू शॉर्टर साइज डीएनए। ठीक है, the longer the fragment the slower it moves, but the proportionality constant depends on the agarose concentration, composition of buffering solution and the electrophoretic condition। ये तो बात हो गई कि डीएनए बड़ा होगा तो वो स्लोअर मूव करेगा, लेकिन जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो सिर्फ इसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, डीएनए के साइज पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एगारोज की कंसंट्रेशन पे, कि हमने कितने परसेंट वाली एगारोज बनाई है, कितनी कंसंट्रेशन वाली एगारोज जेल प्रिपेयर की है, उसके साथ जो है हमने बफर सोल्यूशन बनाया है उसकी कंपोजिशन क्या है, और इलेक्ट्रोफोरेटिक कंडीशन क्या है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह है उसकी कंडीशंस क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। This means that different concentration of agarose allow efficient separation of different size ranges of the DNA fragment। ये हमें वैसे भी पता है कि जो different concentration agarose के हम different sizes को separate करने के लिए use करते हैं। Less dense gel मतलब कि जिस तरह 0.6% agarose are used to separate larger fragments। अगर हम 0.6% वाली एगारोज यूज करेंगे, ये लेस डेंस होती है, इसकी डेंसिटी कम होती है, इसमें से बड़े जो से फ्रेगमेंट्स हैं वो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं इसके जरिए। जबकि जो से ज़्यादा डेंस जेल हो गई, जिस तरह के 2% एगारोज है, ये स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, बहुत ही छोटे फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इनसाइड ठीक है जी, ये दिखाया गया है। इसके अंदर जो सा है स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप जो सा है वो दिखाया गया है। ठीक है, इसके अंदर है कि मतलब जो हमारे पास स्मॉलर फ्रेगमेंट्स मतलब कि छोटे फ्रेगमेंट्स हैं डीएनए के शॉर्टर साइज वाले, उसके लिए ये है कि देखें 0.6 अगर जेल होगी तो उसमें शॉर्टर फ्रेगमेंट्स कितने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएंगे, क्योंकि साइज़ बड़ा है जेल का और वो छोटे हैं तो वो बहुत इजीली ट्रैवल कर जाएंगे। इसी तरह हम जिस तरह जेल की कंसनट्रेशन को बढ़ाते जाएँ तो ये एक लीनियर सी हमारे पास इस तरह की लाइन आती है। ठीक है, ये है शॉर्टर जो से डीएनए है फ्रेगमेंट्स उनके लिए, लेकिन जो लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी ट्रैवलिंग जो सी है वो डिफरेंट वे में होती है, जैसा एक्सपेक्टेड है उस तरह नहीं होती। ठीक है, तो उसके लिए जो सा है लीनियर लाइन नहीं बनती, जो सा शॉर्टर डीएनए है उसके लिए ये लीनियर लाइन बनती है। ठीक है, उसके बाद है सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए फ्रेगमेंट्स। जो सा हमारा जीनोमिक डीएनए फ्रेगमेंट्स है उनकी सेपरेशन कैसे करनी है। अब
आइडेंटिफिकेशन भी कर ली हमने जेल के जरिए। तो इसके अंदर है कि बिकॉज ऑफ द सीक्वेंस स्पेसिफिसिटी ऑफ द क्लीवेज अ पार्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस अ यूनिक सेट ऑफ फ्रेगमेंट्स फॉर पार्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड अदर एंजाइम विल प्रोड्यूस अ डिफरेंट सेट ऑफ फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द सेम डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, एक डीएनए मॉलिक्यूल है, उसको अगर हम दो डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराते हैं तो वो दोनों जो हैं डिफरेंट फ्रेगमेंट प्रोड्यूस करेंगे। क्यों प्रोड्यूस करेंगे? क्योंकि हमने कहा हर एंजाइम की अपनी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट होती हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन साइट चेंज होगी तो उसके लिए जो सा है डिफरेंट हमारे पास फ्रेगमेंट आएगा। तो डिफरेंट साइज के हर किसी की रिस्ट्रिक्शन साइट अब जरूरी नहीं कि एक ही जगह पे प्रेजेंट हो, तो वो डिफरेंट होंगी, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स आएंगे हमारे पास। दिस प्रिंसिपल जो सा है इसको शो किया गया है इकोलाई फेज लैम्डा डीएनए बाय कटिंग बाय इधर इकोराई और BAM-H1। ठीक है, इको R1 या BAM-H1 ये हमारे पास जो सा है लैम्डा डीएनए है। ठीक है, फेज का फ्रेगमेंट है। ठीक है, इकोलाई बैक्टीरियोफेज का, तो उसका ये डीएनए है। इसको एक दफ़ा इको R1 से कट करवाया है, दूसरा करवाया है BAM-H1 एंजाइम से। ये देखें, इको R1 ने जब कट किया तो उसके जो से बैंड्स हैं कहाँ कहाँ विजुलाइज हो रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे डिफरेंट है। और उसी डीएनए फ्रेगमेंट को हमने BAM-H1 से कट किया है, तो ये देखें हमारे पास क्या है, डिफरेंट जगह पे और मतलब कि सेम हमारे पास बैंड नहीं आ रहे, डिफरेंट बैंड आ रहे हैं। और ये क्या शो कर रहे हैं कि इनका साइज डिफरेंट है, मतलब कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स कट हुए हैं उनका साइज डिफरेंट है। ये बात जिनसे है ये शो कर रहे हैं। फिर है कि जो सा है हमारे पास रिस्ट्रिक्शन मैप क्या है। रिस्ट्रिक्शन मैप आ जाता है। रिस्ट्रिक्शन मैपिंग ये होती है कि हम जो सा है फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं, मतलब कि हम चेक करते हैं कि इस एंजाइम से कट हुआ है तो कितने फ्रेगमेंट्स बने हैं, कितने बेस पेस पे उसने कट किया है या कितने साइज का उसने कट किया है, इस सब को चेक करना ये जो सा है ये रिस्ट्रिक्शन मैप कहलाता है। ये चीज़ जो सी है ये रिस्ट्रिक्शन मैप में आती है। इसके बाद है हमारे पास particular DNA fragment can be isolated by cutting out the small region of the gel that contains the fragment and removing the DNA from the gel। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज कि हमें ये वाला जोन सा है, ये वाला फ्रेगमेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जेल में से इसको निकाल लेंगे, इसको जेल को यहाँ से कट कर लेंगे इसके साइडों से और इसको सेपरेट आउट कर लेंगे। ये मेथड है सेपरेशन का। वन इम्पोर्टेंट यूज ऑफ आइसोलेटेड रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट एम्प्लॉयज दैट एंजाइम डीएनए लाइगेज टू इंसर्ट देम इनटू सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स सच एज बैक्टीरियोफेज, प्लाज्मिड और इवन स्मॉल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब वो वाला फ्रेगमेंट जोन सा है ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट हुआ था, हमने इसको सेपरेट आउट कर लिया, आइसोलेट कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे किसी भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल में, जिस तरह के हम या वेक्टर में, जिस तरह हमारे पास बैक्टीरियोफेज है, प्लाज्मिड है, या फिर आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के अंदर हम इसको इंसर्ट करेंगे। डीएनए लाइगेज जो सा है इसको उसके साथ बाइंड कर देगा हमारे वेक्टर के साथ। These procedures constitute DNA cloning as the basis of one form of the genetic engineering। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब कि डीएनए क्लोनिंग के लिए हम यूज करते हैं ना, डीएनए क्लोन बनाते हैं, क्लोनिंग करते हैं हम, रिकम्बिनेंट जिस तरह डीएनए तैयार करते हैं, तो ये क्लोनिंग के अंदर आता है और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है। डीएनए फ्रेगमेंट्स दैट हैव बीन क्लोन इनटू ऑर्गेनिज्म सच एज इकोलाई आर वाइडली यूज्ड बिकॉज these fragments can be isolated in large amounts and purified relatively easily among of the users of the clone डीएनए। मतलब ठीक है, हमने डीएनए को ग्रो कराया और इसको फिर हम सेपरेट करके प्योरीफाई कर सकते हैं। अब ये है कि यूजेस क्या है, हमने जो क्लोन डीएनए तैयार कर लिया, डीएनए को क्लोन करा लिया, अब इसका यूजेस क्या है, तो ये है कि सबसे पहला है कि डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए हमने डीएनए को सीक्वेंस करने के लिए हमें जैसा है हम डीएनए जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको क्लोन करा देते हैं। ठीक है, दूसरा है न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से कि डीएनए न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इसके लिए हम डीएनए क्लोनिंग को यूज करते हैं। थर्ड यूज करते हैं स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लोन डीएनए कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड विदाउट रिस्क ऑफ द चेंज एंड कैन बी इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड अदर रिसर्चर। मतलब कि हमने डीएनए तैयार कर लिया है, हम इसको स्टोर कर सकते हैं, हम अपनी किसी फर्दर रिसर्च के अंदर यूज कर सकते हैं इस क्लोन डीएनए को, या फिर हम किसी और को भी रिसर्च के लिए दे सकते हैं।